पार्ट 1। मैंने अपनी ही बेटी को खो दिया। मेरी पिछली जिंदगी में मैं एक ऐसा इंसान था जिसे अपनी ही पत्नी गु किंग-हा और अपनी बेटी से नफरत थी। मैंने अपनी ही बेटी को कभी पापा कहने की इजाजत तक नहीं दी, लेकिन वो दोनों फिर भी मुझसे प्यार करती रहीं, तब तक जब तक मेरी वजह से मेरी बेटी की मौत नहीं हो गई। मैंने गु किंग-हा को भी बर्बाद कर दिया, उसे दिवालिया कर दिया, और आखिर में जिस औरत के लिए मैंने सब छोड़ा और जिस दोस्त को मैं अपना भाई समझता था, उन्होंने ही मुझे धोखा दिया। मेरे हाथ पैर काट दिए गए, मुझे जिंदा नर्क में छोड़ दिया गया। तभी पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और फिर जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं वापस आ चुका था। उस दिन जब मेरी बेटी का अपहरण हुआ था, मैंने एक सेकंड भी नहीं गंवाया। मैं सीधे फैक्ट्री के दरवाजे पर पहुंचा और धड़ाम मैंने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर मेरी छोटी सी बेटी लिन जानियन कोने में बैठी थी। उसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे। वो रोना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक रही थी, क्योंकि उसने दिल में 100 बार कहा था, मम्मी मुझे बचा लो। दरवाजा टूटने की आवाज से सब चौंक गए। सब मेरी तरफ देखने लगे, और उसने भी। उसने मुझे देखा। उसकी छोटी आंखें चौड़ी हो गईं। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी आंखें रगड़ी। मैंने उसे देखा और पहली बार चैन की सांस ली। लेकिन तभी एक हरे बालों वाला आदमी सामने आया। ओए, कौन है तू? मरना है क्या? बाकी लोग भी मेरी तरफ बढ़ने लगे। तभी मेरी बेटी खड़ी हो गई और मेरे सामने आ गई। बुरे लोगों, अंकल लिन से दूर रहो। अंकल लिन। ये सुनकर मेरा दिल कस गया। मैंने ही उसे मना किया था। अगर उसने मुझे पापा कहा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। मैंने खुद को संभाला और धीरे से कहा, नियॉन आंखें बंद करो, मैं अभी आता हूँ। वो डर गई थी, लेकिन उसने मेरी बात मानी और आंखें बंद कर ली। मैंने उन लोगों की तरफ देखा। किसने मारा मेरी बेटी को? मेरी आवाज सुनकर कुछ लोग पीछे हट गए, लेकिन हरे बालों वाला बोला, अकेला है, डर किस बात का? और फिर सब मुझ पर टूट पड़े। नियॉन आंखें बंद किए खड़ी थी और तभी उसे चीखें सुनाई देने लगी। बहुत सारी चीखें। कुछ ही पलों में सब जमीन पर पड़े थे। हरे बालों वाला डर गया, लेकिन उसने मेरी बेटी को देखा और एक लोहे की रॉड उठाकर सीधे उसकी तरफ दौड़ा। मैंने देखा और बिना सोचे उसकी तरफ दौड़ा। ठाक, मैंने रॉड को अपने शरीर से रोक लिया। तेज दर्द मेरी पीठ में दौड़ गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं घुटनों पर गिर गया, लेकिन मैंने रुकना नहीं चुना। मैंने रॉड पकड़ी, उसे छीन लिया और उसे जमीन पर दे मारा। बाकी सब भाग गए। मैं लड़खड़ाते हुए उसके पास गया, उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। नियॉन, दर्द हो रहा है। मैंने उसके गाल को छुआ। वो सूजा हुआ था। उसने आंखें खोली और मुझे देखा। मुझे दर्द नहीं हो रहा, वो बोली, लेकिन वो रोना रोक रही थी, क्योंकि उसे पता था मुझे उसका रोना पसंद नहीं था। मैं उसे देखता रहा और मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। चलो घर चलते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वो मुझसे दूर खड़ी थी, डरी हुई। मैंने हाथ वापस खींच लिया। वो चुपचाप मेरे पीछे चलने लगी। कुछ कदम चलते ही मुझे चक्कर आने लगे। तभी दूर से गाड़ियों की आवाज आई। 3 काली गाड़ियां आकर रुकी। मैंने देखा और ठहर गया। वो थी गु किंग-हा। वो मेरी तरफ देख रही थी। मेरी गोद में मेरी बेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। क्या वो मुझ पर भरोसा करेगी? उसकी आंखों में भरोसा नहीं, नफरत थी। तारांकन तारांकन। वो मेरी तरफ तेजी से बढ़ी। उसकी नजर सीधी मेरी गोद में सोई हुई नियॉन पर पड़ी। फिर उसने उसके गाल देखे, लाल सूजे हुए। उसकी आंखें तुरंत बदल गईं। बिना कुछ पूछे उसने नियॉन को मेरी गोद से छीन लिया। मैं वहीं खड़ा रह गया, हाथ हवा में ही रुक गया, जैसे मैं कुछ पकड़ना चाहता था, पर हक नहीं था। उसने मुझे देखा भी नहीं, बस मुड़ी और गाड़ी की तरफ चल दी। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। दरवाजा बंद हुआ, गाड़ियां चली गईं और मैं वहीं खड़ा रह गया। कुछ देर बाद मेरे पैर जवाब दे गए और मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ अंधेरा हो गया। मिस्टर लिन, मिस्टर लिन। असिस्टेंट जैंग की घबराई हुई आवाज गूंज रही थी, लेकिन मैं होश में नहीं था। उसने जल्दी से फोन मिलाया। सीईओ गु, मिस्टर लिन बेहोश हो गए हैं। ब्रेक की तेज आवाज। गाड़ी तुरंत मुड़ी और कुछ ही मिनटों में वो वापस आ गई। गु किंग-हा गाड़ी से उतरी, सीधे मेरी तरफ दौड़ी। उसने मुझे उठाया और तभी उसके हाथ मेरी पीठ से टकराए, गीले चिपचिपे। उसने हाथ पीछे खींचा, देखा खून। उसकी उंगलियां कांप गईं। उसका चेहरा सख्त हो गया। गाड़ी निकालो। अगले ही पल मैं अस्पताल ले जाया जा रहा था। वो ड्राइव कर रही थी, एक हाथ से स्टीयरिंग, दूसरे हाथ से मेरा सिर थामे हुए। लिन फंग, उठो, आंखें खोलो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं कुछ सुन नहीं पा रहा था। सब कुछ धुंधला था, बस एक हल्की सी आवाज जो बार बार मेरा नाम पुकार रही थी। जब मैंने आंखें खोली, मैं अस्पताल के बेड पर था। शरीर भारी था, पीठ में तेज दर्द। मैं हिलने की कोशिश की, तभी मत हिलो। वो थी गु किंग-हा। वो मेरे पास बैठी थी। उसका हाथ मेरे हाथ पर था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा, उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उसे याद आ गया हो
कि मैं उसे छूने नहीं देता था। मैं उसे देखता रहा और मेरी आंखें भर आईं। मेरी यादों में वो आखिरी पल घूम रहा था जब वो मेरे साथ मरने के लिए तैयार खड़ी थी। मेरे होंठ कांपे, आंसू अपने आप बहने लगे। उसने मुझे रोते हुए देखा और घबरा गई। लिन फंग, क्या हुआ? मैंने कुछ किया क्या? तुम मुझे डांट लो, मार लो, बस रो मत। उसकी आवाज बहुत नर्म थी, इतनी कि मेरा दिल और टूट गया। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस उसकी कलाई पकड़ ली। वो एक पल के लिए जम गई, उसकी आंखों में हैरानी और फिर हल्की सी उम्मीद। वो धीरे से बैठ गई मेरे पास। किसने किया ये सब? उसने पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखता रहा। कुछ देर बाद मैंने धीमी आवाज में कहा, मुझे पलटना है। वो समझ गई। मैं पेट के बल लेटा हुआ था। रुको, मैं नस बुलाती हूँ। वो उठने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कर सकती हो। वो रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। तुम चाहते हो कि मैंने सिर हिला दिया। कुछ पल चुप्पी रही, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बहुत सावधानी से मुझे सहारा देकर पलटाया। उसका चेहरा बहुत करीब था, उसकी खुशबू, उसकी सांसें, सब महसूस हो रहा था। लेकिन वो घबराई हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वो डर रही हो कि मैं उसे फिर से दूर न धकेल दूं। तभी दरवाजा खुला। ये क्या हो रहा है यहाँ? डायरेक्टर वैंग अंदर आया और हमें देखकर रुक गया। वो तुरंत अलग हो गई, थोड़ा दूर खड़ी हो गई। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। कैसा लग रहा है? डॉक्टर ने पूछा। कमजोरी है, मैंने जवाब दिया। 1 महीना अस्पताल में रहना होगा। क्या 1 महीना? मैंने तुरंत गु किंगहा की तरफ देखा। वो शांत खड़ी थी। आप घर पर भी ठीक हो सकते हैं, मैंने कहा, लेकिन उसने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, यहीं रहोगे। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें चिंता छुपी हुई थी। मैं चुप हो गया। कुछ देर बाद मैंने कहा, मुझे भूख लगी है। वो तुरंत बोली, क्या खाओगे? मैंने उसकी तरफ देखा। डिम्पलिंग्स, ग्रैंड माओ बिल्डिंग के नीचे वाली दुकान से। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, इंतजार करना। वो मुड़ी और चली गई। दरवाजा बंद हुआ। मैंने गहरी सांस ली और बिस्तर पर लेट गया। इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। 2 घंटे बाद दरवाजा खुला। वो अंदर आए, हाथ में डम्पलिंग्स थे। उसने ऊपर देखा और रुक गई। मैं खिड़की के पास बैठा था, उसे देख रहा था। इतनी देर लगा दी, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो वहीं खड़ी रह गई, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। तुम गए नहीं? मैंने सिर हिलाया। तुमने कहा था इंतजार करना। उसकी आंखें हल्की सी भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से खाना आगे बढ़ा दिया। कमरे में खामोशी थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। तारांकन, क्या ये शुरुआत है या फिर तूफान आने वाला है? तारांकन, तारांकन, इस बार मैं भागा नहीं। तारांकन, तारांकन। वो मेरे सामने खड़ी थी, हाथ में डम्पलिंग्स, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने हाथ बढ़ाया, डिब्बा लिया। तुम नहीं खाओगी? मैंने पूछा। उसने हल्का सा सिर हिलाया। मैं खा चुकी हूँ। झूठ, मैं समझ गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप खाने लगा और वो थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी रही। कमरे में सिर्फ चम्मच की आवाज थी और 2 लोगों की धड़कनें। कुछ देर बाद मैंने धीरे से कहा, मैं घर जाना चाहता हूँ। उसने तुरंत मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में शक था। क्यों? उसकी आवाज ठंडी थी। फिर से भागने का प्लान है? मैं चुप हो गया। मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि मेरे पिछले सारे काम ऐसे ही थे। मैंने बस धीरे से कहा, मैं घर जाना चाहता हूँ। कुछ पल तक वो मुझे देखती रही, फिर मुड़ी। मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। दरवाजा बंद। कुछ देर बाद वो वापस आए। डिस्चार्ज मिल गया है। मैंने हैरानी से उसे देखा। सच में? हाँ, लेकिन शर्तें हैं। घर पर आराम, दवा टाइम पर, कोई बेवकूफ़ी नहीं। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है। जब मैं उठने लगा, मेरे पैर लड़खड़ा गए। दर्द अभी भी था, मैं गिरने ही वाला था। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। धीरे। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। स्ट्रेचर बुलाऊं? उसने पूछा। नहीं, मैंने तुरंत मना कर दिया। तुम मदद कर दो। वो रुक गई, कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, आओ। मैं उसके पास गया और उसने मुझे सहारा दिया। मैं जानबूझकर थोड़ा और उसके करीब आ गया। मेरा सिर उसके कंधे के पास था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब हम बाहर निकले, असिस्टेंट जैंग हमें देखकर चौंक गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। गाड़ी का दरवाजा खोला, हम अंदर बैठे। मैं साइड में बैठा था ताकि पीठ का घाव ना लगे। वो लैपटॉप खोलकर काम करने लगी, लेकिन मैं उसे देख रहा था। लगातार वो महसूस कर रही थी, लेकिन देख नहीं रही थी। कुछ देर बाद मेरी आंखें भारी होने लगीं और मैं सो गया। जब मैंने फिर आंखें खोली, मैं घर पर था। जिंगुन। कमरा शांत था, सब कुछ वैसा ही, लेकिन कुछ अलग भी था। मैं उठकर बैठा, तभी दरवाजे के पास एक छोटा सा चेहरा दिखा। नियॉन। वो आधी छुपी हुई थी, मुझे देख रही थी, लेकिन अंदर आने से डर रही थी। अंदर आओ, मैंने धीरे से कहा। वो हिली नहीं। मम्मी ने कहा आपको परेशान नहीं करना। उसने धीरे से कहा। मेरे दिल में चुभन हुई। मम्मी कहाँ है? बाहर गई हैं, शाम तक आएंगी।
मैंने हाथ बढ़ाया, इधर आओ। वो इधर उधर देखने लगी, फिर धीरे धीरे अंदर आए, लेकिन दूर ही रुक गई। अंकल लिन, आपको चोट लगी? ये सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं बिस्तर से उतरा, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। तुम मुझे क्या बुलाना चाहती हो? वो चौंक गई, फिर धीरे से बोली, पापा। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे गले लगा लिया। माफ कर दो पापा, से गलती हो गई। वो कुछ नहीं बोली, बस मुझे हल्के से थपथपाने लगी। डरो मत मम्मी, और मैं है ना। उसकी छोटी सी आवाज मेरे दिल में गूंजती रही। कुछ देर बाद मैंने उसका हाथ पकड़ा और नीचे आया। तभी एक नौकर ने आकर कहा, मिस्टर एन आपसे मिलने आए हैं। मेरा चेहरा तुरंत बदल गया। मैं खिड़की के पास गया और उसे देखा। एन लैन, मेरा दोस्त, जिसने मुझे धोखा दिया था। मैंने गहरी सांस ली। उसे इंतजार करने दो। मैं ऊपर गया, आईने के सामने खड़ा हुआ। चेहरे पर अभी भी पुरानी आदतों के निशान थे। काला मेकअप, अजीब स्टाइल, जो मैंने किसी और के लिए अपनाया था। मैंने पानी लिया, सब साफ कर दिया। आज मैं अपने असली रूप में था। नीचे आया, नियॉन मेरा हाथ पकड़े हुए थी, जैसे वो डर रही हो कि मैं फिर से छोड़ दूंगा। जैसे ही हम हॉल में पहुंचे, एन लैन की आवाज आई, लिन फंग, तुम ठीक हो? वो मेरे पास आया, चेहरे पर चिंता लेकिन आंखों में निराशा। वो चाहता था मैं कमजोर रहूं। मैंने उसे देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम यहाँ कैसे आए? वो चौंक गया। क्या मतलब? अब मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मैं सोफे पर बैठ गया। हाँ, मैंने सीधा जवाब दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो हंसने की कोशिश करने लगा। यार मजाक मत करो। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लो, वरना जाओ। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बदल गया हूँ। ठीक है, उसने दांत भींचकर कहा और चला गया। नियॉन ने मेरा हाथ दबाया। पापा, आप नाराज थे। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। अब से कोई भी तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है। मैंने बाहर जाते हुए सोचा, तारांकन तारांकन, इस बार मैं किसी को हमें तोड़ने नहीं दूंगा। उसने मुझे धक्का दिया, लेकिन इस बार मैं नहीं टूटा। तारांकन तारांकन। बारिश हल्की हल्की गिर रही थी। मैं और नियॉन हाथ पकड़कर गू कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। वो पानी में खेल रही थी, हंस रही थी, और मैं उसे देख रहा था जैसे पहली बार उसे सच में देख रहा हूँ। तभी उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। पापा, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? मेरे दिल में चुभन हुई। मैं झुका, उसके चेहरे से पानी हटाया। अब कभी नहीं। उसी वक्त पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। मैंने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक तारांकन धक्का, तारांकन तारांकन। मैं पीछे की तरफ गिर गया, सीधा सड़क के पानी में। छपाक, मेरे हाथ से छाता छूट गया। कपड़े भीग गए, पीठ का घाव फिर से जल उठा। नियॉन, गु किंगहा की घबराई हुई आवाज गूंजी। वो दौड़ कर आए, नियॉन को अपनी तरफ खींच लिया, उसे कसकर पकड़ लिया जैसे कोई उससे छीन लेगा। मैं जमीन पर बैठा था, भीगा हुआ, चुप, बस उन्हें देख रहा था। तुम पागल हो गए हो क्या? उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। उसे यहाँ क्यों लाए? तुम फिर से उससे खतरे में डालोगे। हर शब्द मेरे दिल में चुभ रहा था, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। नियॉन ने उसकी ड्रेस पकड़ ली। मम्मी, पापा अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बचाया। वो रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा, पहली बार ध्यान से। मेरे कपड़े, मेरी हालत, और मेरी पीठ से फिर से बहता खून। उसकी आंखें बदल गईं। ये कैसे? वो धीरे से बोली। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उठने की कोशिश की, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस बार उसने खुद पकड़ा। खड़े रहो। उसकी आवाज अब नर्म थी, लेकिन अंदर डर था। असिस्टेंट जैंग पीछे खड़ा था, सब समझ चुका था, लेकिन चुप था। गाड़ी लाओ, उसने आदेश दिया। कुछ ही सेकंड में हम कार में थे। नियॉन उसके पास बैठी थी और मैं सामने। गाड़ी में खामोशी थी, लेकिन इस बार वो भारी थी। क्या हुआ था? उसने धीरे से पूछा। मैंने खिड़की के बाहर देखा, बारिश गिर रही थी। किडनैपिंग, मैंने सिर्फ एक शब्द कहा। उसने तुरंत मेरी तरफ देखा। किसने? मैंने आंखें बंद की। एन लैन का चेहरा सामने आया, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया। पता कर लूंगा। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। घर पहुंचते ही उसने नियॉन को नौकरानी के पास छोड़ा और मुझे सीधे कमरे में ले गई। शर्ट उतारो, उसने कहा। मैं चौंक गया। क्या घाव देखना है? उसकी आवाज सख्त थी। मैंने धीरे से शर्ट उतारी। पीठ पर पट्टी भीग चुकी थी, खून फिर से निकल रहा था। उसने देखा और उसकी उंगलियां कांप गईं। इतनी गहरी चोट। वो बुदबुदाए। वो दवा लाने गई और वापस आए। धीरे धीरे, बहुत सावधानी से मेरी पट्टी बदलने लगी। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन छूने में नर्म। दर्द हो रहा है? उसने पूछा। मैंने झूठ बोला। नहीं। वो रुक गई। झूठ मत बोलो। कुछ सेकंड चुप्पी, फिर उसने धीरे से कहा, तुम बदल गए हो। मैंने कुछ नहीं कहा। पहले तुम कभी नियॉन के लिए ऐसा नहीं करते। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें दर्द था। मैंने धीरे से जवाब दिया, पहले मैं गलत था। उसका हाथ रुक गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। और अब? उसने पूछा।
मैंने उसकी तरफ देखा, सीधे उसकी आंखों में। अब मैं सब ठीक करूंगा। उसकी आंखें हल्की सी भर आईं, लेकिन उसने तुरंत नजर हटा ली। लेट जाओ, उसने कहा। मैं बिस्तर पर लेट गया। वो उठने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो रुक गई, धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। डर लगता है, मैंने कहा। उसकी आंखों में हैरानी थी। तुम्हें? मैंने सिर हिलाया। इस बार तुम्हें खोने से। उसका दिल जोर से धड़का। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से बैठ गई। और पहली बार हम दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम हुई। लेकिन उसी वक्त बाहर खड़ा एक आदमी फोन पर मुस्कुरा रहा था। खेल अब शुरू हुआ है। जिसे मैंने दोस्त समझा वही असली दुश्मन निकला। तारांकन तारांकन। रात गहरी हो चुकी थी। घर में सन्नाटा था। नियॉन सो चुकी थी और गु किंग हा मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी। उसका हाथ दरवाजे पर था, लेकिन वो अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अंदर मैं जाग रहा था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तारांकन एंड लैन तारांकन। इस बार मैं उससे बचने नहीं दूंगा। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। घाव अभी भी दर्द कर रहा था, लेकिन मेरे पास रुकने का वक्त नहीं था। नीचे आया। नियॉन टेबल पर बैठी थी। मुझे देखते ही मुस्कुराए। पापा, इस बार उसने बिना डरे कहा। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और उसके पास बैठ गया। आज पापा तुम्हें स्कूल छोड़ेंगे, मैंने कहा। वो खुश हो गई। गु किंग हा दूर खड़ी थी, सब देख रही थी, कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नरमी थी। स्कूल छोड़ने के बाद मैं सीधे कार में बैठा। फोन लिया, एक नंबर डायल किया, उसे पकड़ लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ सर, फैक्ट्री वाला आदमी हमारे पास है। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। जिंदा रखना, मैं खुद पूछताछ करूंगा। कुछ देर बाद मैं एक सुनसान जगह पहुंचा। एक गोदाम। अंदर गया। वो आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था, वही हरे बालों वाला। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम? मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। किसने भेजा था तुम्हें? मेरी आवाज ठंडी थी। वो कांपने लगा। मुझे नहीं पता। मैंने बिना कुछ बोले उसके चेहरे पर मुक्का मारा। खून निकल आया। एक मौका और। किसने भेजा था? वो टूट गया। एनलैन, उसने कहा था लड़की को उठा लो, बाकी वो संभाल लेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सब कुछ साफ हो गया। पिछली जिंदगी की सारी बातें जुड़ने लगीं। वो हमेशा मेरे साथ था, मेरे हर फैसले में, हर गलत रास्ते पर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वही मुझे धक्का दे रहा था और मैं उसे दोस्त समझता रहा। मैंने आंखें खोली। मेरी नजरें अब ठंडी नहीं थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा खतरनाक थी। उसे छोड़ दो, मैंने कहा। वो आदमी चौंक गया। सच में? मैं झुका, उसके कान के पास जाकर बोला, जाकर उसे बता देना मैं आ रहा हूँ। वो कांप गया। मैं बाहर निकला, फोन निकाला, एक और नंबर डायल किया। मीटिंग सेट करो, गु कॉर्पोरेशन में। दूसरी तरफ से जवाब आया, आज ही। मैंने आसमान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, आज ही। उसी समय गु कॉर्पोरेशन मीटिंग रूम में सब लोग बैठे थे। तनाव भरा माहौल। गु किंग हा सामने बैठी थी, ठंडी, शांत, लेकिन अंदर से बेचैन। तभी दरवाजा खुला। सबकी नजरें उधर गईं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं अंदर आया। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। तुम यहाँ? मैं धीरे धीरे उसके पास गया और उसके बगल में खड़ा हो गया। आज मैं एक सच्चाई बताने आया हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी दूसरा दरवाजा खुला। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अनलैन अंदर आया। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान, लेकिन जब उसने मुझे देखा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वो रुक गया। हमारी नजरें मिली। इस बार मैं वही कमजोर इंसान नहीं था। मैंने धीरे से कहा, खेल खत्म हो गया। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। तारांकन, क्या सच सामने आएगा या फिर वो फिर से कुछ चाल चलेगा? तारांकन तारांकन, इस बार मैं सब कुछ वापस ले लूंगा। तारांकन तारांकन। मीटिंग रूम में सन्नाटा था। सबकी नजरें हम दोनों पर थीं, मैं और अनलैन। उसका चेहरा सख्त हो चुका था, लेकिन वो अभी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। लिन फंग, ये क्या ड्रामा है? उसने हल्की हंसी के साथ कहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से टेबल पर एक फाइल रखी। तारांकन धपक, तारांकन तारांकन। ड्रामा। मैं मुस्कुराया। अब असली खेल शुरू होगा। गु किंग हा मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे। ये क्या है? उसने पूछा। मैंने फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। खोलकर देख लो। उसने फाइल खोली। अंदर फोटो थे, रिकॉर्डिंग्स, कॉल लॉग्स और उंगली से दाहिनी ओर इशारा, फैक्ट्री वाले आदमी का बयान। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसका चेहरा बदलता गया। ये सच है? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने सिर हिलाया। तुम खुद सुन लो। मैंने फोन चलाया, रिकॉर्डिंग प्ले की। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एन लैन ने कहा था लड़की को उठा लो। कमरे में सन्नाटा जम गया। सबकी नजरें अब एन लैन पर थीं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन फिर भी वो चिल्लाया, झूठ है,
ये सब फर्जी है। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तो फिर डर क्यों लग रहा है? वो पीछे हट गया। गु किंगहा खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब ठंडी थीं, बहुत ठंडी। सिक्योरिटी, उसने कहा। दरवाजा खुला, गार्ड अंदर आए। एंड लैन घबरा गया। किंगहा, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी। वो उसकी तरफ मुड़ी। मैंने कभी तुम पर भरोसा किया ही नहीं। उसकी आवाज में नफरत थी। उसे बाहर ले जाओ। गार्ड्स उसे पकड़कर ले जाने लगे। वो छूटने की कोशिश कर रहा था, चीख रहा था, लिनफंग, तू बच नहीं पाएगा। मैं वहीं खड़ा रहा, शांत। इस बार मैंने धीरे से कहा, मैं ही तेरा अंत हूं। दरवाजा बंद। सब खत्म हो गया। कमरे में सिर्फ मैं और गु किंगहा रह गए। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ आए। तुम पहले से जानते थे? उसने पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखा। पिछली जिंदगी से। वो चौंक गई। क्या मतलब? मैं मुस्कुराया। अगर मैं कहूं मुझे दूसरा मौका मिला है। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें सब समझ रही थीं। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मैंने धीरे से कहा, नियॉन को भी। मेरी आवाज भर्रा गई। लेकिन इस बार मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। वो मुझे देखती रही लंबे समय तक। फिर धीरे से बोली, तुम सच में बदल गए हो। मैंने सिर झुका लिया। लेकिन उसने कहा, मेरे दिल के घाव जल्दी नहीं भरेंगे। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता है, मैं इंतजार करूंगा। कुछ पल की चुप्पी। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। मैं चौंक गया, लेकिन उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें मौका मिलेगा। मेरी आंखें भर आईं। उसी वक्त दरवाजा खुला। मम्मी, नियॉन दौड़ती हुई अंदर आए। वो सीधे मुझसे लिपट गई। पापा। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। गु किंगहा हमें देख रही थी। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। मैंने दोनों को देखा और मन ही मन कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा। बारिश रुक चुकी थी और उंगली से दाहिनी ओर इशारा एक नई शुरुआत हो चुकी थी। तो दोस्तों, एक इंसान जिसने अपनी ही बेटी को ठुकराया, अपनी पत्नी को दर्द दिया, उसे जब दूसरा मौका मिला, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन सवाल ये है, तारांकन, क्या हर किसी को दूसरा मौका मिलता है? तारांकन, या फिर हम अपनी गलतियों के साथ ही खत्म हो जाते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हो ऐसे ही और इमोशनल जोड़ पावरफुल स्टोरीज, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तो वीडियो को लाइक करो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा चैनल को सब्सक्राइब करो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और कमेंट में बताओ, तारांकन, क्या लिनफंग सच में माफी के लायक था? आपकी एक लाइक मुझे अगली कहानी बनाने की ताकत देती है। दिल मिलते हैं अगली कहानी में। तारांकन, तब तक अपनों की कदर करना मत भूलना।